तो क्या सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर से प्रेरित थे? आज हम बात करेंगे इस एक विषय पे, क्योंकि एक हफ्ते पहले स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म का टीज़र आया जिसमें ये बातें कही गई हैं। ऐसा दावा किया गया है कि भगत सिंह, खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र वीर सावरकर से प्रेरित थे। जिसके बाद जो सावरकर विरोधी हैं, जो उनका विरोध करते हैं, वो एकदम छाती पीटते हुए बाहर आ गए कि ये कैसे बोल दिया, ये कैसे दिखा दिया। तो एक बार जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो कि सशक्त स्वतंत्रता संग्राम है, उसका एक बार इतिहास टटोल के देखते हैं कि क्या सच में ये दावा किया जा सकता है या ऐसा कहा जा सकता है कि सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो कांग्रेस के बाद वाला जीवन है, उसमें कहीं ना कहीं सावरकर की परछाई या उनसे जुड़ाव महसूस होता है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज इस वीडियो में हम बहुत सारे नाम और बहुत सारे ऐतिहासिक दस्तावेज या बहुत सारी किताबों के रेफरेंस आपको देंगे, और जो मतलब इन बातों के अलावा कि मतवाला में भगत सिंह क्या लिख रहे थे या उनकी जेल डायरी में सावरकर के बारे में कुछ लिखा है नहीं, इससे अलग जो वैचारिक दृष्टिकोण था क्रांतिकारियों का, उनको थोड़ा थोड़ा हम टटोल के देखेंगे कि जिन लोगों को हम इतिहास में पढ़ते हैं उनकी खुद की वैचारिकी क्या थी। क्या वो कांग्रेसी माइंडसेट के थे, लेफ्टिस्ट थे, राइटिस्ट थे, हिंदूवादी थे, नहीं थे? तो एक बार एक पूरा इसको ज़रा टटोल के देखेंगे। इस वीडियो में कई सारे नाम आएंगे। मैं चाहता हूँ एक बार आप उन नामों को सुन लें और हो सके तो बाद में उन नामों से रिलेटेड खुद जानकारी अपनी जो है बढ़ाएं। इनमें रासबिहारी बोस हैं, इसमें लाला हरदयाल हैं, इसमें भाई परमानंद हैं, इसमें हेमा गोल्डमैन हैं, इसमें खुदीराम बोस हैं, इसमें प्रफुल्ल चाकी हैं, सेनापति बापट हैं, इसमें हेमचंद कानूनगो हैं। तो ये सारे नाम जो हैं आपको जो है सुनाई देंगे इस पूरे वीडियो में। तो बाद में आप इनके बारे में अपने तरफ से भी आपको प्रयास करने चाहिए इन सब लोगों को जानने का। अब शुरू करते हैं आज का पूरा विषय। क्या क्या सही में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और खुदीराम बोस को हम कह सकते हैं कि ये सावरकर से प्रेरित थे? तो ये जो पूरा किस्सा ये शुरू होता है साल 1906 में, जब विनायक दामोदर सावरकर लंदन पहुँचते हैं और अगले 4 साल सावरकर लंदन में रहते हैं, इंडिया हाउस में। इन 4 सालों को 4 वर्ष का तूफ़ानी दौरा कहा जाता है, क्योंकि ये वो 4 वर्ष थे जब पहली बार 1857 की जो गदर था, सैनिक विद्रोह, उसे पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कह के 1857 की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर अंग्रेजी सरकार जो जश्न मना रही थी, उसके जवाब में विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा। यही वो 4 वर्ष थे जब पहली बार मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी में जो भारत का तिरंगा झंडा उन्होंने डिज़ाइन किया था, सावरकर, हेमचंद कानूनगो और मैडम भीखाजी कामा ने मिलकर, उसको पहली बार फहराया गया। यही वो 4 वर्ष थे जब मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली को गोली मारी थी। और यही वो 4 वर्ष थे जब लाला हरदयाल और भाई परमानंद को सावरकर ने क्रांतिकारी संगठनों या क्रांतिकारी विचार से जोड़ा था। लाला हरदयाल और भाई परमानंद, सावरकर पहले भी इनका एक प्रभाव था, लेकिन सावरकर के संपर्क में आने के बाद इन्होंने क्रांतिकारी जीवन अपनाया और सशक्त क्रांति का माध्यम चुना। सावरकर 1909-10 में गिरफ्तार होते हैं और काला पानी चले जाते हैं, लेकिन लाला हरदयाल और भाई परमानंद आगे चलकर जो गदर आंदोलन, गदर जो पूरा विद्रोह हुआ था, जिसे हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है, 1914-15 में प्रथम विश्व युद्ध के समय एक बहुत बड़ा आंदोलन था, उसके फाउंडिंग सदस्य बनते हैं। और लाला हरदयाल सावरकर के लिए लिखते हैं, जो विक्रम संपत ने सावरकर जी की जीवनी लिखी है, उसमें लिखा है कि लाला हरदयाल ने कहा था कि सावरकर जिसे छूते हैं उसे बदल देते हैं। और इसी गदर पार्टी के एक क्रांतिकारी थे करतार सिंह सराभा, जिन्हें 16-17 साल की उम्र में फांसी दी गई थी, जिन्हें भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। तो वो करतार सिंह सराभा जिस गदर पार्टी के सदस्य थे, उस गदर पार्टी को जिन्होंने स्थापना की, यानी लाला हरदयाल, उन्हें क्रांतिकारी संगठनों से जोड़ने वाले जो थे विनायक दामोदर सावरकर थे। और खुद लाला हरदयाल किस विचारधारा से आते थे, इसका एक जरा सा अंदाज़ा हमें इस बात से मिलता है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर की किताब है पार्टीशन के ऊपर, उसमें उन्होंने लाला हरदयाल का एक पत्र छापा है। ये साल 1925 में लाहौर से एक अखबार प्रकाशित होता था, प्रताप, उसमें ये पत्र जो है छापा गया था। इस पत्र को आपको पढ़ना चाहिए, इससे आपको समझ में आएगा कि 1925 में जब आरएसएस भी ठीक से नहीं बना था, ना सावरकर ने हिंदू महासभा ज्वाइन की थी, उस समय लाला हरदयाल, गदर पार्टी के संस्थापक, वो क्या लिख रहे हैं। 1925 में लाला हरदयाल लिख रहे हैं, एक बार आपको पढ़ना चाहिए ये। मैं घोषणा करता हूँ कि हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान और पंजाब का भविष्य इन 4 स्तंभों पर आधारित है: हिंदू संगठन, हिंदू राज, मुस्लिमों की शुद्धि और चौथा अफगानिस्तान तथा सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय और उनका शुद्धिकरण। जब तक हिंदू जाति ये चारों बातें पूरी नहीं कर लेती, तब तक हमारी भावी संतानों की सुरक्षा पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। हिंदू जाति की सुरक्षा संभव हो जाएगी। हिंदू जाति का एक ही इतिहास है और उसकी सभी संस्थाएं समरूपी या सजाती हैं, परंतु मुसलमान और ईसाई हिंदुत्व की सीमाओं से बहुत परे हैं, क्योंकि उनके धर्म विदेशी हैं और वह फारसी, अरब,
फारसी, अरब और यूरोपियन संस्थाओं से प्यार करते हैं। अतः जैसे हम आँख में पड़ी किरकिरी को निकाल देते हैं, उसी तरह इन दोनों धर्मों की शुद्धि की जानी चाहिए। अफ़गानिस्तान हमारे सीमांत के पहाड़ी क्षेत्र पहले भारत का ही अंग थे, परंतु आजकल वहाँ इस्लाम का प्रभुत्व है। जैसे नेपाल में हिंदू धर्म है, उसी तरह अफ़गानिस्तान और सीमांत क्षेत्रों में भी हिंदू संस्थाएं होनी चाहिए, अन्यथा स्वराज पाना व्यर्थ होगा। चूँकि पहाड़ी कबीलाई हमेशा युद्धप्रिय और भूखे होते हैं, इसलिए यदि हमारे शत्रु बन गए तो नादिर शाह और जमन शाह का ज़माना फिर से वापस आ जाएगा। आजकल अंग्रेजी अधिकारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, परंतु ये हमेशा नहीं होगा। हो सकता है यदि हिंदू अपनी रक्षा चाहते हैं तब उन्हें अफ़गानिस्तान और सीमांत क्षेत्रों पर विजय पानी चाहिए और सभी पहाड़ी कबीलाओं का धर्म परिवर्तित करना चाहिए। अब ये बात जो है साल 1925 में लाला हरदयाल लिख रहे हैं, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की, जिनके साथ मिलकर करतार सिंह सराभा यानी सरदार भगत सिंह के आदर्श प्रताप पत्र निकालते थे। एक और नाम आता है इस कड़ी में, जिनका नाम है भाई परमानंद। भाई परमानंद भी गदर पार्टी के नेता थे और साल 1915 से लेकर 1920 तक 5 साल काला पानी की सज़ा हुई थी उन्हें। गदर पार्टी के सदस्य थे। जब उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया तो उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी शुरू में। और ख़ुद अपनी आत्मकथा में राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है कि भाई परमानंद की फांसी की सज़ा सुनने के बाद ही उन्होंने क्रांतिकारी बनने के विषय में सोचा। खुद राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, भाई परमानंद की फांसी की सज़ा पढ़कर मेरे शरीर में आग लग गई। मैंने विचारा कि अंग्रेज बड़े अत्याचारी हैं, उनके राज्य में न्याय नहीं, जो इतने बड़े महानुभव को फांसी की सज़ा का हुक्म दिया। मैंने प्रतिज्ञा की कि इसका बदला अवश्य लूँगा, जीवन भर अंग्रेजी राज्य का विध्वंस करने का प्रयत्न करता रहूँगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर चुकने के पश्चात मैं स्वामी जी के पास गया और समाचार सुनाया और अखबार दिया। अखबार पढ़कर स्वामी जी बड़े दुखी हुए। तब मैंने प्रतिज्ञा के संबंध में कहा। स्वामी जी कहने लगे, प्रतिज्ञा करना सरल है, परंतु उस पर दृढ़ रहना कठिन। अब ये बात लिख रहे हैं कौन? ये बात लिख रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, जो भगत सिंह के क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी जो थी उसके पहले सेनापति थे। वो ये लिख रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल कि मैंने तो क्रांतिकारी बनने की प्रतिज्ञा ही तब ली जब भाई परमानंद को फांसी की सज़ा हुई। यही भाई परमानंद जो हैं, जिनसे प्रेरित होकर राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी बने, वही भाई परमानंद साल 1933 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे। और इन्हीं भाई परमानंद जब 1920 में ये छुटकर आए काला पानी से, उसके बाद इन्हें लाला लाजपत राय नेशनल कॉलेज जो था उसका कन्वीनर बनाते हैं, उसका जो है एक तरह से उनके सुपुर्द कर देते हैं। वो कॉलेज चांसलर बनते हैं भाई परमानंद नेशनल कॉलेज लाहौर के। इसी कॉलेज में भगत सिंह पढ़ते थे और जिन 4 लोगों से भगत सिंह बहुत प्रभावित रहे हैं, उन 4 में से जिनमें मदन लाल ढींगरा हैं, जिनमें करतार सिंह सराभा, उनमें एक नाम भाई परमानंद का भी आता है। और ये भाई परमानंद साल 1933 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और इन्हीं भाई परमानंद को क्रांतिकारी जीवन से जोड़ने वाले विनायक दामोदर सावरकर थे। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो अगला नाम जो आता है वो सचिन सान्याल का आता है। सचिन सान्याल एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, रासबिहारी बोस के साथी थे। जब रासबिहारी बोस को गदर आंदोलन के समय जब धरपकड़ चल रही थी, तब रासबिहारी बोस देश से निकल जाते हैं, लेकिन सचिन सान्याल पकड़े जाते हैं, उन्हें काला पानी भेजा जाता है। वो 5 साल काला पानी की सज़ा काटते हैं। बाद में जब वहाँ से छूट कर आते हैं, उसके बाद दोबारा सचिन सान्याल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी यानी भगत सिंह का जो संगठन था उसे ज्वाइन करते हैं। और जो 1925 में मैनिफेस्टो लिखा था इस दल ने, उस मैनिफेस्टो को लिखने वाली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के नेता सचिन सान्याल थे। एक तरह से इन्हें मेंटोर कहा जाता है सारे क्रांतिकारियों का, क्योंकि बहुत लंबी अवधि तक उनका क्रांति जीवन रहा। ये अपनी किताब बंदी जीवन में लिखते हैं। मैंने जवाब में कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर भी तो अपनी चिट्ठी में ऐसी भावना प्रकट की थी जैसे कि मैंने की, फिर सावरकर को क्यों नहीं छोड़ा और मुझे क्यों छोड़ दिया? यदि आपकी बात सत्य होती तो सावरकर को भी छोड़ना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि मेरे छूटने पर और सावरकर के न छूटने पर यह तो एक बंगाल के जनमत ने मेरे जैसे राजनीतिक बंदियों को छुड़ाने के लिए प्रबल आग्रह किया था। राजबंदियों की रिहाई के मूल में यही बात बहुत बड़ी बात थी, लेकिन महाराष्ट्र में राजबंदियों की रिहाई के लिए उतना तीव्र आंदोलन नहीं हुआ जैसे कि बंगाल में हुआ। दूसरी बात सावरकर जी के छूटने में ये थी कि सावरकर जी और उनके 2-4 साथियों की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया था। इसलिए सरकार को यह डर था यदि सावरकर इत्यादि को छोड़ दिया जाए तो ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में फिर क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ हो जाए। इसके अतिरिक्त ये भी बात थी कि सावरकर जी द्वारा इंग्लैंड में अंग्रेज की हत्या हुई थी, इस पर ब्रिटिश सरकार का विशेष क्रोध था। ये बात सचिन सान्याल लिख रहे हैं साल 1920 में, जब ये कहते हैं कि सावरकर ने 6 माफ़ीनामे लिखे थे और वो डर गए थे और ये हो गया था। साल 1920 में ये बात सचिन सान्याल लिख रहे हैं
कि सावरकर को इसलिए अंग्रेज सरकार नहीं छोड़ रही है बार बार दया याचिका लगाने के बाद, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सावरकर को छोड़ दिया तो महाराष्ट्र में फिर से क्रांतिकारी आंदोलन जो है उग्र हो जाएगा। और खुद सचिन नाथ सान्याल ये लिख रहे हैं कि मैंने भी वैसा ही दया याचिका दायर की थी पर मुझे छोड़ दिया। और यही सचिन नाथ सान्याल जो दया याचिका में माफ़ीनामा लिखकर काला पानी से आज़ाद हुए थे, बाद में भगत सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का मैनिफेस्टो लिख रहे थे। सान्याल अपनी ही आत्मकथा में लिखते हैं कि काला पानी से लौटने के बाद वो महाराष्ट्र गए, जहाँ पे उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में डॉक्टर सावरकर जो थे ना, विनायक दामोदर सावरकर के छोटे भाई, उनके साथ मिलकर जो काला पानी में क्रांतिकारी थे उनकी रिहाई के लिए एक प्रस्ताव पास कराया। आप अपने स्क्रीन पे इसे आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं, या पूरा अगर आप इस बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी जो जीवनी बंदी जीवन उसे खरीद सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। ये सब बात सचिन नाथ सान्याल लिख रहे हैं जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे। इसके अलावा इसी अपनी आत्मकथा में बंदी जीवन में एक जगह और सचिन नाथ सान्याल लिखते हैं कि जो भारत के मुसलमान हैं उन्हें भारत की चिंता नहीं है, उन्हें भारत से ज़्यादा जो है अरब की और फ़िलिस्तीन की और तुर्की की ज़्यादा चिंता है। आप अपनी स्क्रीन पर आराम से इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक चौथा नाम और आता है, वो है लाला लाजपत राय का। हम सब जानते हैं कि लाला लाजपत राय की जब अंग्रेज अधिकारियों ने लाठी मार मार के हत्या की थी, उसका बदला लेने के लिए ही भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी, और इसी हत्या केस में भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो लाला लाजपत राय भी साल 1925 में हिंदू महासभा के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम समरी करें तो ये कुछ ऐसा बनता है कि जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की, लाला हरदयाल, वो साल 1925 में ये सोचते थे कि अगर हिंदुओं को अपनी भावी संतानों की सुरक्षा चाहिए तो उन्हें मुसलमानों की शुद्धि करानी चाहिए। जो बात आज भी शायद कोई जल्दी से नहीं कह सकता, ये बोलने की हिम्मत ना करें। जो बात 1940 में कांग्रेस को समझ में नहीं आई कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंदुओं की सुरक्षा जो है खतरे में है, वो बात 1925 में हिंदू संगठन की बात लाला हरदयाल कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा नाम भाई परमानंद का, जिनसे प्रेरित होकर, जिनकी फांसी की सज़ा मिलने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी बने, वो 1933 के अजमेर अधिवेशन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तीसरा नाम सचिन नाथ सान्याल, जो ये लिख रहे हैं कि मैंने भी वैसे ही माफ़ीनामा लिखा था जैसा सावरकर ने लिखा, पर मुझे छोड़ दिया। पर सावरकर को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि अंग्रेज सरकार को लगता था कि सावरकर के छुटने के बाद ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में फिर से क्रांतिकारी उग्र हो जाए। और उसके बाद वो सावरकर की रिहाई के लिए मुंबई में, महाराष्ट्र में जाकर कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कराते हैं। वो खुद अपनी किताब बंदी जीवन में लिख रहे हैं कि मुसलमानों की निष्ठा भारत के प्रति नहीं है, भारत से ज़्यादा उन्हें चिंता तुर्की की है। और उसके बाद चौथा नाम लाला लाजपत राय का, जिनकी हत्या के बदला लेने के लिए भगत सिंह को फांसी हुई, वो खुद हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए साल 1925 में। तो ये कौन सा प्रोपोगंडा है जो हमें बताता है कि सावरकर और भगत सिंह जो है दो बहुत अलग विचारधारा के लोग थे। इसके अलावा सावरकर ने भगत सिंह के विषय में कभी ये लिखा है या नहीं लिखा, ये भी सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो इसमें भी हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक पूरी कविता है जो विनायक दामोदर सावरकर ने भगत सिंह और राजगुरु के समर्थन में लिखी थी मराठी में, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कविता तभी लिखी गई थी जब भगत सिंह की फांसी चल रही थी, मतलब उन पर केस चल रहा था, और ये महाराष्ट्र की प्रभात फेरियों में एक कविता गाई जाती थी। इसके अलावा एक पत्र निकालते थे सावरकर श्रद्धानंद के नाम से। उस पत्र में सावरकर ने एक पूरा पत्र लिखा था, एक पूरा लेख लिखा था भगत सिंह के समर्थन में, हमें शस्त्राचारी कहिए अत्याचारी नहीं। ये पत्र जो है उसी समय का है जब भगत सिंह पे केस चल रहा था। और ये लेख इतना शानदार लिखा था सावरकर ने कि इस लेख के बाद अंग्रेज सरकार ने उनका जो साप्ताहिक पत्र था श्रद्धानंद, उस पर रोक लगा दी, उसे बैन कर दिया। और जिन लोगों को लगता है कि सावरकर काला पानी में डर गए थे, उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, उन्हें एक बार श्रद्धानंद के उनके लिखे लेख पढ़ने चाहिए जो सावरकर समग्र में आपको मिल जाएंगे। वो चाहे फिल्म RRR में जो श्री राम राजू दिखाएं क्रांतिकारी, उनके समर्थन में लिखा गया आंध्रवीर श्री राम राजू नाम का एक लेख हो उस समय का, या वो भगत सिंह के समर्थन का लेख हो कि हमें शस्त्राचारी कहिए अत्याचारी नहीं, या वो शिवाजी महाराज की 300वीं जयंती पे जो उन्होंने लेख लिखा था, वो पूरे टाइम श्रद्धानंद में लिखते ही रहे कि भारत को अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। बचते बचाते लिखते थे क्योंकि अंग्रेज सरकार के एक तरह से रडार पे थे वो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ नहीं लिखा, अपनी जान जोखिम में डाल के। इसके बाद सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर की जीवनी में भी आता है कि वो भगत सिंह की रिहाई के लिए गांधी जी के वर्धा आश्रम में गांधी जी से मिलने गए थे। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय सावरकर भगत सिंह के समर्थन में ये लेख लिख रहे हैं, हमें शस्त्राचारी कहिए अत्याचारी नहीं, उस समय खुद गांधी जी ने क्रांतिकारियों के खिलाफ एक लेख लिखा था जिसका नाम था बम की पूजा, जिसके जवाब में भगत सिंह ने एक लेख लिखा था जिसका नाम था बम का दर्शन। इन दोनों पत्रों पे हम
कभी विस्तार से एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि भगत सिंह गांधी जी को लेकर, गांधी जी भगत सिंह और उनके साथियों को लेकर क्या सोचते थे। इसके अलावा जो पत्र श्रद्धानंद के नाम से सावरकर निकालते थे, हम सब जानते हैं वो श्रद्धानंद आर्य समाज के नेता थे, स्वामी श्रद्धानंद, जिनकी हत्या कर दी गई थी। और इस पर एक अलग से मैंने एक वीडियो बनाया इस विषय पे, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। वो एक किताब जो बनी पाकिस्तान की बर्बादी का कारण, इस नाम से वो वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो ये पूरा जो टाइमलाइन है साल 1910 से लेकर 1931 तक, इसमें आपको समझ में आता है कि भगत सिंह को जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है ऐसा नहीं है, और जिस तरह दिखाया जाता है कि सावरकर अकेले ऐसे नेता थे जो हिंदूवादी थे या हिंदू संगठन की बात करते थे, ऐसा भी नहीं है। लाला हरदयाल भी वही सोच रहे थे, भाई परमानंद भी हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे, लाला लाजपत राय भी हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। तो ये इस तरह से, और बल्कि सचिननाथ सान्याल भी यही लिख रहे थे कि मुसलमान भारत के प्रति निष्ठा न रख के तुर्की के प्रति ज़्यादा निष्ठावान है। इसी तरह जब हम देखते हैं खुदीराम बोस के विषय में कि खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर ब्रिटिश अधिकारियों पर बम फेंका था, तो उसके बारे में भी कहीं ना कहीं जाके जानकारी सावरकर से जुड़ती है, क्योंकि भारत में बम बनाने की विधि जो 2 लोग लाए थे उनका नाम था सेनापति बापट और हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद कानूनगो बंगाली क्रांतिकारी थे और सेनापति बापट महाराष्ट्र के। ये दोनों क्रांतिकारी यूरोप में सावरकर के साथी थे, जो वो ब्रिटेन में थे, इंडिया हाउस में। वहीं से बम बनाने की मैनुअल जो है इन्होंने एक रशियन महिला एमा गोल्डमैन से सीखा था। और उसके बाद पहले योजना थी कि इस बम को ब्रिटिश पार्लियामेंट में फोड़ा जाएगा, लेकिन बाद में सावरकर ने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत भारत में ज़्यादा है। इस तरह एक बम मैनुअल, बम बनाने की विधि लेकर हेमचंद कानूनगो और सेनापति बापट भारत आए, और उसी विधि से बना बम बाद में जो है वो इस्तेमाल किया खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने। तो एक तरह से देखा जाए तो उनके लिंक्स या उनके तार भी जाके जो है सावरकर से जुड़ते हैं। और इस पूरे जो है अलीपुर बम कांड था, इसके जो सबसे बड़े नायक थे उनका नाम था अरविंदो, जो जिन्हें महर्षि अरविंदो के नाम से जानते हैं। उनका एक उत्तरपाड़ा का अभिभाषण है, उस अभिभाषण का आखिरी पैरा में पढ़ना चाहिए, जो 1907-8 में 9 में महर्षि अरविंदो कह रहे हैं। वो बड़ा ध्यान देने लायक है वो भी। उसमें महर्षि अरविंदो कहते हैं, आज मैं नहीं कहता कि राष्ट्रीयता एक विश्वास है, एक धर्म है, एक निष्ठा है, बल्कि मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म ही हमारे लिए राष्ट्रीयता है। ये हिंदू जाति सनातन धर्म को लेकर ही पैदा हुई है, उसी को लेकर चलती है, उसी के लेकर पनपती है। अगर सनातन धर्म की हानि होती है तो इस जाति की भी अवनीति होती है, और यदि सनातन धर्म का विनाश संभव होता तो सनातन धर्म के साथ साथ इस जाति का विनाश भी हो जाता है। सनातन धर्म ही है राष्ट्रीयता। ये एक संदेश है जो मुझे आपको सुनाना है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि साल 1908 में जब सावरकर नहीं है, हिंदू महासभा नहीं है, संघ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी महर्षि अरविंदो उत्तरपाड़ा के अभिभाषण में कह रहे हैं कि सनातन धर्म ही हमारे देश की राष्ट्रीयता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भारत में सावरकर से पहले हिंदुत्व का विचार किसी ने नहीं दिया, ये एक बड़ा अलाइन एलियन टाइप का कोई कॉन्सेप्ट था जो सावरकर खोज के लाए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो चाहे लाला हरदयाल का लेख हो, चाहे वो उत्तरपाड़ा का अभिभाषण का या आखिरी एक पैरा हो, जो महर्षि अरविंदो कह रहे हैं, जो एक तरह से नायक हैं पूरे अनुशीलन समिति के जो क्रांतिकारी थे उनके, खुदीराम बोस के। वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म ही हमारी राष्ट्रीयता है, हम इसी को लेकर चलते हैं। इसी तरह जो तीसरा नाम है वो है सुभाष चंद्र बोस का। हम सब जानते हैं उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बाद में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। इस आज़ाद हिंद फौज की जिन्होंने स्थापना की थी वो थे रासबिहारी बोस। और रासबिहारी बोस सावरकर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने जापानी अखबारों में सावरकर के बारे में पूरे लेख लिखे हैं, वो आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, आप गूगल करेंगे तो। इसके अलावा रासबिहारी बोस 1938 में हिंदू महासभा जापान यूनिट के अध्यक्ष भी चुने गए थे। तो हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए थे वो, सावरकर के प्रशंसक भी थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी और बाद में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की कमान दी थी। तो इस तरह देखा जाए तो काला पानी की सज़ा में एक समय में हिंदू महासभा के 2 नेता, 2 अध्यक्ष भावी, विनायक दामोदर सावरकर और भाई परमानंद, 1933 में भाई परमानंद अध्यक्ष बने, 38 में सावरकर, एक साथ सजा काट रहे थे। और देखा जाए तो एक और हिंदू महासभा के नेता यानी रासबिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर रहे थे। तो जो पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कांग्रेसीकरण करके या कम्युनिस्ट विचारधारा से उसे लपेट के हमें पढ़ाया जाता है, वास्तविकता जब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको तथ्य दिए हैं ये सारे किताबों से हैं। आप चाहें तो सारी किताबें खुद डाउनलोड करें और पढ़ें और समझें कि लाला हरदयाल की विचारधारा क्या थी, महर्षि अरविंदो किस विचार को मानते थे, इसके अलावा भाई परमानंद के विचार क्या थे, रासबिहारी बोस क्या सोचते थे। तो जो लोग पूरा इस तरह से एक सावरकर विरोधी कैंपेन चलाते हैं जिनमें सावरकर को कट्टर सांप्रदायिक टाइप का दिखाया जाता है, उसकी जो असलियत है वो हमें इस तरह के लेखों से पता लगती है कि ऐसा नहीं है। सावरकर जो कह रहे हैं वही बात जो है भाई परमानंद कह रहे हैं, उसी बात को रासबिहारी बोस भी कह रहे हैं, वही बात जो है
भाई परमानंद भी कह रहे हैं। और 1940 के दशक में जब मुस्लिम लीग ने दंगों के दम पर देश का विभाजन किया, तो वो जब सब बातें थी वो हमने सच साबित होती हुई भी देखी। तो अगर फिल्म में कहा जा रहा है कि भगत सिंह और खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी जीवन कहीं ना कहीं विनायक दामोदर सावरकर से जाके जुड़ते हैं या उनसे प्रेरित हैं, तो ये बात को ना तो झुटलाया जा सकता है और ना इसे गलत साबित किया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर किसी दिन किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।